पार्लियामेंट्री स्थान पर दिल्ली में आज लेफ्ट पार्टियों के युवा जो छात्र संगठनों ने बड़ा मार्च का आयोजन किया है, जिसमें वो तमाम मामले हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो नजीब का मामला हो, चाहे वो भोपाल एनकाउंटर का मामला हो। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार ने अभी तक नोटबंदी पे कुछ नहीं कहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। कन्हैया, जिस तरह से नोटबंदी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, क्या लग रहा है आपको? उसी को लेकर आप लोग भुनाने की कोशिश में राजनीति कर रहे हैं? देखिए, अभी देश के अंदर जो मौजूदा हालात हैं और उन परिस्थितियों में इस देश का विद्यार्थी, नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला जिस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को एड्रेस करते हुए ये पार्लियामेंट मार्च किया गया है। हम अपनी आवाज़ की गूंज संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और इस सरकार ने 2.5 साल में जो काम किए हैं और इस सरकार से पहले भी बहुत सारी दिक्कतें जो समाज की रही है, हम उसको रेज कर रहे हैं। मसलन हम देखते हैं कि समाज के अंदर आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और उसका एक असर दिखता है कि कैंपस के अंदर भी है। इस पार्लियामेंट मार्च का एक मुख्य मुद्दा है कि रोहित एक्ट को लागू किया जाए। दूसरा, हमारे कैंपस का जेएनयू का एक स्टूडेंट नजीब पिछले 37 दिनों से गायब है और यह सरकार पूरी तरह से फेल है उसको ढूंढ कर लाने में। साथ ही जो लोग उसके साथ मारपीट किए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये मुद्दा हमने शामिल किया है। और जो शिक्षा और रोजगार का सवाल है, जिसमें हम कह रहे हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम मिलनी चाहिए, इन मुद्दों को लेकर के हम आए हैं और मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि 2.5 साल हो गए हैं, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इस लिहाज से अब तक 5 करोड़ रोजगार पैदा होना चाहिए। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ है। रोजगार का सवाल है, लगातार शिक्षा की स्थिति को खराब किया जा रहा है, 17% की बजट कटौती की गई है, ये मुद्दे इसमें शामिल किए गए। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हाल के दिनों में घटा है, वो है कि एक खास जाति और धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप चाहे रोहित वेमुला के केस को देखें, आप ऊना को देखें, या आप अखलाक को देखें, आप नजीब को देखें, या फिर आप भोपाल एनकाउंटर को देखिए कि किस तरीके से खास पहचान के लोगों को, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों या अल्पसंख्यक हों, उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। और बात की जा रही है नेशनलिज्म की। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जब जब नेशनलिज्म बोला गया है, तब तब नेशन को तोड़ा गया है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध का बात हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो, चाहे आज की परिस्थिति हो। हम कहते हैं कि इस अंध राष्ट्रवाद के नाम पे देश को तोड़ने से बचाना है और नोटबंदी करके जो एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान इस देश को दिया गया है, उसको लेकर के हमारे कुछ जेन्युइन सवाल हैं। हम समझते हैं कि जो पिगी बैंक में पैसा था बचत का, उस बचत के पैसे को कॉरपोरेट घरानों के खातों में पहुंचाने की तैयारी की गई है। इस देश के अंदर 70% जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो कैश में होता है, वो नकदी होता है। उस नकदी कार्यक्रम को ट्रांसफर करके बैंक के थ्रू करके जो कॉर्पोरेट लोग हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको रीफाइनेंस करने की कोशिश की गई है। मतलब आपके बचत का पैसा पूंजीपतियों को कर्जा दिया जाएगा, फिर उसको माफ किया जाएगा। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि काला धन यदि स्विस बैंक में है तो लाइन जो है एसबीआई के बाहर क्यों लगा हुआ है? दूसरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि काला धन वाले लोग अपना पैसा आकर के बैंक में जमा करेंगे। जो लोग मरे हैं 50 से ज़्यादा, उसमें कितने लोग हैं जो पूंजीपति हैं? और लाइन में जो लगने वाले लोग हैं उसमें कोई भी अंबानी, अदानी या रेड्डी या माल्या उस लाइन में नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक फैसला राजनीतिक फैसला है। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और राजनीतिक फायदों के लिए जब आर्थिक फैसले लिए जाते हैं तो देश को भारी नुकसान होता है। कन्हैया, पर पहले भी सेडिशन का चार्ज लगाया और सरकार का कहना है कि जो भी नोटबंदी का विरोध करे वो राष्ट्रद्रोह है। आजकल मैं बाबा जी का पतंजलि का बिस्कुट लेके घूमता हूँ। कल को ये कहेंगे कि पतंजलि का बिस्किट नहीं खाएंगे तो इस पे भी सेडिशन लग सकता है। तो ये देश में जो उन्माद पैदा किया गया है देश हित के नाम पे, मैं समझता हूँ कि छात्रों, नौजवानों का यह पहला कर्तव्य है कि वो देश हित में सवाल पूछें, सवाल खड़ा करें। ये बहुत ज़रूरी है और हम सवाल उठा रहे हैं। उनको सेडिशन लगाना है लगाएं, वापस जेल में डालना है डाल दें, लेकिन हम सवाल बंद करने वाले नहीं हैं। लेकिन एक और बात हो रही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो काला धन लाने की जुगत में है, देश सोने की तरफ तब के निकलेगा। आम जनता को जो कठिनाई हो रही है उससे आम जनता खुश है। 85% जनता जो है वो सरकार के साथ है, सरकार खुश है। देखिए, 85% का जो आंकड़ा है मैं समझता हूँ वो कम है, ये 100% होना चाहिए। क्योंकि ये जो सर्वे किया गया है कुछ अखबारों के द्वारा, वो आम जनता में नहीं किया गया है, वो लगता है बीजेपी कार्यालय में जाकर के किया गया है, भक्तों के बीच जाकर के किया है। आप अगर सही आंकड़ा लेना चाहते हैं तो जंतर मंतर आइए और देखिए कि कितने लोग इस नोटबंदी के खिलाफ सड़क पे उतरे हुए हैं।
आप लाइनों में जाकर के पूछिए, इस देश के अंदर जो मछली मारने वाले लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो किसान हैं, जो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि नोटबंदी से उनको क्या फायदा हुआ है। बड़े बड़े जो थोक व्यापार करने वाली जो समिति है, जो बाजार है, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे बाजार बंद है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये यूपी चुनाव को देखते हुए जो नोटबंदी का ये जो इशू है वो लाया गया है, या फिर जो बाकी मुद्दे थे उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है? मैं समझता हूँ कि अपना काला धन सफेद करके सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका करके चुनाव को जीतने का ये एक अच्छा प्रयास किया गया है। मोदी जी किसका काला धन सफेद करवा रहे हैं? देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी को जो हेलीकॉप्टर है, जो उड़न खटोला है, उसको कौन फंड करता है और उसका ही कर्जा SBI के द्वारा क्यों माफ किया जाता है। ये एक नेक्सस है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि सत्ता में बैठे हुई बीजेपी और जो इस देश के बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, वो दोनों मिलकर के देश को एक भारी आर्थिक नुकसान दे रहे हैं अपने आर्थिक फायदे के लिए। तो क्या सरकार संसद में लगातार कोहराम मचा हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम जनता को एड्रेस कर रहे हैं, सीधे जनता से बात कर रहे हैं, संसद में वो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि सारे जो विपक्षी पार्टियां वो एकजुट हो गए नोटबंदी को लेकर, तो उनका कहना है कि आप लोग खालिश राजनीति कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, ये 500 रुपया आप लोगों ने टैक्स दिया सरकार को, सरकार ने हमें फेलोशिप के रूप में दिया, अचानक से रात को पता चलता है कि ये ब्लैक मनी हो गया है। ये जो बचत का पैसा है लोगों का, उसको आप ब्लैक मनी कैसे कहते हैं? आप कह रहे थे कि ब्लैक मनी विदेशों में है, लाला रामदेव बार बार टीवी पे आकर के बोल रहे थे कि ब्लैक मनी विदेश में है। अब देश के लोगों को कह रहे हैं कि लाइन लग करके आप ब्लैक मनी जमा कीजिए। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। और मेरा एक और सवाल है कि अगर ब्लैक मनी जमा हो गया है, तब तो सबके खाते में 15 लाख रुपया आना चाहिए। देखते हैं कि कब सबके खाते में 15 लाख रुपया आता है। देखिए, जुमलेबाजी से देश के लोगों को गुमराह करना एक खतरनाक परिस्थिति है और इसके खिलाफ लोगों को सवाल उठाना चाहिए। और जब हम सवाल उठाते हैं तो उसका नतीजा भी निकलता है। देखिए, रेड्डी साहब के घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, इसीलिए सवाल उठाना जरूरी है, विपक्ष की भूमिका निभानी जरूरी है, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी देश बचेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा विपक्ष मोदी जी को काम ही नहीं करने दे रहा है? जब से वो सत्ता में आए हैं, पहले रोहित का मामला हुआ, फिर JNU का मामला हुआ, आपका मामला हुआ, तो लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो मोदी जी काम कब करेंगे? विदेश दौरा भी है। देखिए, मैं पंचतंत्र और हरिशंकर प्रसाद जी को बहुत पढ़ता हूँ। आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है? मैं टमटम पे चढ़ता था, टांगा पे। घोड़ा को चाबुक मारे बिना घोड़ा चलता नहीं है। वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम कर रहे होते, सही तरीके से देश की गाड़ी को पटरी पे दौड़ा रहे होते, तो गाड़ी पटरी से उतरने के बाद वो रैली नहीं कर रहे होते, जो शोक संतप्त परिवार है उनके साथ जाकर के खड़ा हो रहे होते। क्या लगता है नोटबंदी से सबसे ज्यादा, आपकी समझ की अगर बात करें, आपको क्या लगता है नोटबंदी से किन लोगों पर ज्यादा असर पड़ा है? क्या सचमुच काला धन का कुछ नहीं होने वाला है? देखिए, इस देश के अंदर जो काला धन करने वाले लोग हैं, वो काली आर्थिक व्यवस्था से काला धन पैदा करते हैं। जब आप काली आर्थिक व्यवस्था को खत्म करने का कोई कोशिश नहीं करेंगे तो काला धन खत्म नहीं होगा। तो आप कर क्या रहे हैं कि इस देश के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, मतलब चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो मध्यम किसान हो, चाहे वो आपको मछली मारने वाले लोग हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे दिहाड़ी करने वाले मजदूर हों, इस देश की जो बहुसंख्यक आम आवाम है उसको इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। बात यह है कि विमुद्रीकरण का फैसला गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विमुद्रीकरण किया गया है वो गलत है, और जिस समय में किया गया है वो भी गलत है। विमुद्रीकरण समय समय पे होते रहना चाहिए, लेकिन विमुद्रीकरण आर्थिक मसलों को लेकर के होना चाहिए, राजनीतिक और वोट बैंक के फायदे के लिए नहीं। तो ये कन्हैया कुमार थे, जिनकी माने तो जो नोटबंदी का जो असर है वो सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ा है, और शायद यही वजह है कि पूरा विपक्ष एकजुट है और तमाम तरह के जो युवा संगठन है, छात्र संगठन है, तमाम तरह की पार्टियों के वो एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए हैं। और नोटबंदी के खिलाफ भी कन्हैया को लगता है कि ये पूरे के पूरी तरह से खालिश रूप से राजनीतिक मामला है और शायद काला धन का मामला कहीं दबता नजर आ रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।